नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। तो इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया गया है। साथ ही साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, ताकि आपको बीएसटीसी से संबंधित हर प्रकार की जानकारी और नोटिस भी आपको मिलते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो पहला पेपर है बच्चे और बचपन, उसकी यूनिट नंबर 5 जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे। और ज़्यादा आपको डिप्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप जितना मैं पढ़ाऊँ उतना पढ़ के चले जाएंगे तो आपकी आराम से 80% तक भी आपको बनाने की क्षमता हम रखते हैं, क्योंकि आपको हम जो पढ़ाएंगे ना वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, बाकी आपकी मेहनत है। अब इस यूनिट के अंदर हम बात करेंगे दो चीज़ों की, एक तो हम बात करेंगे नैतिक विकास की और दूसरा है हमारा संवेगात्मक विकास। तो नैतिक विकास की सबसे पहले बात करें तो 3 मनोवैज्ञानिक मूल रूप से आते हैं। पहला है जीन पियाजे, दूसरे थे कोहलबर्ग और तीसरे है हमारे कैरोल गिल्लिगन साहब। तो ये कैरोल गिल्लिगन जो है ये कोहलबर्ग की बेटी थी और इन्होंने भी इनका समर्थन किया था। और जीन पियाजे का हम पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ एक सिद्धांत और आता है लगाव का सिद्धांत, जिसको जॉन बॉल्बी के द्वारा दिया गया। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है अपना लगाव का जो सिद्धांत है। साथ ही साथ इसमें हम संवेगात्मक विकास की बात करते हैं। तो संवेगात्मक विकास के चरण कौन कौन से हैं, कौन कौन से संवेग होते हैं, 14 मूल संवेगों की 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था विलियम मैकडूगल साहब ने। और ये आपको मैंने अपने निर्मल क्लासेस करौली जो चैनल है उस पर आप लोग यूट्यूब पर जा करके देखेंगे तो आपको वहाँ पर साइकोलॉजी को मैंने बहुत डीपली तरीके से पढ़ाया है। ठीक है ना, तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ शुरू से ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, छोटे बड़े जितने भी हमारे बनेंगे। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए भाई संवेग का तात्पर्य होता क्या है, संवेग होते क्या है। तो ये हमारी मूल प्रवृत्ति और व्यवहार का जो आधार होता है ना वो हमारे संवेग कहलाते हैं। ठीक है, एक छोटे बच्चे के अंदर संवेग नहीं होते, केवल उत्तेजना होती है। एक 2 वर्ष के बच्चे में कोई संवेगों का प्रवाह नहीं होता, केवल उसके अंदर उत्तेजना होती है। इस कथन को कहने वाले आपको याद रखना ब्रजेश साहब थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले निम्न में से संवेग की गिनती में नहीं आता। तो देखिए संवेग 14 प्रकार के विलियम मैकडूगल साहब ने बताए थे, उनमें से क्रोध भी है, भय और जिज्ञासा, लेकिन जाति हमारा कोई संवेग नहीं है। ठीक है ना, तो आपका सी ऑप्शन राइट कर लीजिए। इसमें बात करते हैं हम अगला, पलायन जो मूल संवेग है साथियों, पलायन मूल प्रवृत्ति में कौन सा संवेग जुड़ा है। तो पलायन का मतलब हुआ भय, भय से है, क्योंकि बच्चे को डर लगेगा तो पलायन भी करेगा। एक प्रश्न आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ कि यदि एक बाग में बैठे हुए बच्चे को अगर सांप दिख जाता है तो उस बच्चे के अंदर कौन सी मूल प्रवृत्ति होगी, भाई पलायन होगी। कौन सी होगी, क्योंकि बच्चे सांप को देख करके डरेगा, भय होगा उसके अंदर, तो भय होगा तो उसके मन में प्रवृत्ति जो जागृत होगी वो होगी पलायन, उस सांप को देख करके भागेगा वो बच्चा। आया समझ में, इस तरीके से आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। अगर हमारे मन में कोई जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही तो उसका संवेग क्या होगा, आश्चर्य होगा। क्या होगा, आश्चर्य। क्लियर, तो ये 14 मूल प्रवृत्ति और उनके 14 संवेग अगर आपने रट लिए ना तो याद रखना आपको एक प्रश्न एग्जाम में 1 नंबर आपका पक्का कर देगा। 14 मूल प्रवृत्तियों को मैं आगे बताऊंगा आपको, और मैंने निर्मल क्लासेस करौली पर भी विलियम मैकडूगल के पूरे सिद्धांत के बारे में चर्चा की है और कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत पढ़ाया मैंने। साथ ही साथ मैंने आपको जीन पियाजे की अवस्थाओं के बारे में बात की है। तो उस चैनल को आप लोग जाकर के आराम से पढ़िए और आपको साइकोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें मैंने आपको नोट्स भी दिए हैं और इस एप्लीकेशन पर हमारे निर्मल क्लासेस करौली जो चैनल है इस पर आपको यूट्यूब वीडियोज़ मिलेंगी और हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल आपको क्या मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, बिल्कुल निःशुल्क है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, जब बच्चा किसी नवीन अजनबी या हैरत अंगेज वस्तु को पहली बार जब देखता है तो उसकी मूल प्रवृत्ति कैसी होगी, भाई जिज्ञासा होगी। क्या होगी, जिज्ञासा। आक्रामकता किस संवेग से जुड़ा हुआ है, आक्रामकता का मतलब होता है गुस्सा, यानी क्रोध संवेग से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग परिस्थिति जन्य है, यानी परिस्थिति के अनुसार जो उत्पन्न होने वाला संवेग होता है वो होता है आनंद एवं सुख। ठीक है ना, परिस्थिति जन्य ये संवेग याद रखना आप लोग। अगला है ईर्ष्या, स्नेह के टूटने, कम होने अथवा उसके टूटने के भय के प्रति वास्तविक अनुक्रिया है। ये कथन किसका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। यह है अपना कथन बॉलनर का। किसका है, बॉलनर का कथन है ये। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है पेज
जेडी ने संवेग नियंत्रण के लिए कौन सी विधि बताई थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये बताई थी साथियों विस्थापन विधि। कौन सी थी? विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, ये देखेंगे, निम्नलिखित में से संवेग नियंत्रण की कौन सी विधि में संवेगों को समाज में सुकृत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है? तो वो विधि का नाम याद रखना, अभिव्यक्ति विधि, जिसको हम मार्गांतरीकरण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मार्गांतरीकरण। नेक्स्ट है, मैकडूगल के अनुसार क्रोध संवेग की समूल प्रवृत्ति से संबंधित है। तो याद रखना आक्रामकता से आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, ये छोटे छोटे आविष्कार है विलियम मैकडूगल के 14 मूल प्रवृत्तियों से संबंधित है। ये आश्चर्य की आप लोग बात करेंगे तो ये अपना जिज्ञासा से संबंधित है। क्लियर? अब देखेंगे अगला, यहाँ पर प्राथमिक संवेग शिशु में उजागर होते हैं। कब होते हैं? प्रथम 6 महीने के अंदर। ठीक है ना, प्रथम 6 महीने के अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं और 3 संवेग आपको याद रखने हैं और वो वाटसन साहब ने बताए थे। क्रोध अपना, एक भय हो जाएगा और एक होगा प्रेम। ये 3 जो मूल संवेग बताए थे इनको हम प्रधान संवेग भी कहते हैं और ये बताए थे हमारे वाटसन साहब ने, जेम्स वाटसन जो थे उन्होंने बताए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग 1 माह की आयु में उत्पन्न हो जाता है? तो याद रखना पीड़ा और आनंद हमारा 1 महीने की उम्र में, 1 महीने की आयु में उत्पन्न हो जाता है। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो बच्चे के अंदर कोई भी संवेग 2 वर्षों तक उत्पन्न नहीं होता, वो केवल उत्तेजना होती है। क्या होती है? उत्तेजना होती है। और ये कथन जो था हमारा, ये ब्रजेश साहब का है, ब्रजेश साहब का, ब्रजेश। ठीक है ना, याद रखना। अगला है, 3 माह की आयु में उत्पन्न होने वाला संवेग होता है क्रोध। डर संवेग कब उत्पन्न होता है? ये 2 माह से लेकर के 6 माह के बीच में बच्चे में डर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको ये पढ़ना है। अब देखेंगे हम, नेक्स्ट है अपना, थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। यहाँ से आइए, किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है? तो देखो किशोर अवस्था के अंदर है ना मानसिक विकास। ठीक है ना, किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है? मानसिक विकास नहीं हो पाता, बच्चे का ऑलरेडी हो जाता है किशोर अवस्था में। उसके बाद संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो याद रखना अगर बात करें ना तो तीव्र विकास जो होता है संवेगों का वो होता है किशोर अवस्था के अंदर। और आपको मैंने किशोर अवस्था, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, ये जितनी भी हमारी अवस्था उन सबको मैंने साइकोलॉजी में अच्छी तरीके से पढ़ाया बाल विकास के अंतर्गत। जा करके नॉर्मल क्लासेस पर देख लेना आप लोग, क्लास आपको यूनिट वाइज मिलेंगी पूरी की पूरी। और लगभग मैंने उसको 20 क्लासों के अंदर बताया साइकोलॉजी को, जिसमें पूरा कंप्लीटली आपका 3rd ग्रेड का साइकोलॉजी आ जाएगा, पूरे टॉपिक आ जाएंगे। अब देखेंगे आगे, निम्न में से कौन सा अवांछनीय संवेग है? तो अवांछनीय हो जाएगा अपना दंगा है। यहाँ पर देखो भाई अलग ही दिख रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, थोड़ा सा अब आएंगे, संवेगात्मक रूपांतरण को समझाने में किस मनोवैज्ञानिक ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो याद रखना जॉन बॉल्बी ने दिया था, जिन्होंने लगाव सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस पर स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन है, देखिए आ गया ना, लगाव का सिद्धांत जॉन बॉल्बी का। क्लियर? अब देखेंगे हम, बॉल्बी के लगाव सिद्धांत के अनुसार शिशु परिचित एवं अपरिचित व्यक्तियों को देख करके विशेष प्रतिक्रिया किस अवस्था में करता है? तो लगाव सिद्धांत की द्वितीय अवस्था के अंदर करता है। ठीक है ना, याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपना सेकंड वाला। अगला है अपना, भाषा का निर्माण बॉल्बी की कौन सी अवस्था में होता है? तो ये होता है संबंधों के प्रति प्रतिक्रिया के निर्माण की अवस्था में। हम जॉन बॉल्बी के सिद्धांत की अवस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे आगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है अपना, व्यक्तित्व जो है साथियों, यानी पर्सनैलिटी जो शब्द है वो अंग्रेजी के रूपांतरण पर्सनैलिटी शब्द से मूल रूप से किस भाषा से लिया गया है? तो ये आपको याद रखना लैटिन भाषा का शब्द है। जो पर्सनैलिटी शब्द है ये लैटिन भाषा के परसोना से बना होता है। किससे बना होता है? परसोना। और परसोना का अर्थ होता है मुखौटा। बोलेंगे क्या बोलते हैं? मुखौटा या नकली चेहरा। इतना समझ में आ रहा है ना? तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप साइकोलॉजी से कमांड करके पढ़िएगा। देखो आ गया, परसोना शब्द लैटिन भाषा में अर्थ क्या होगा? तो इसको बोलेंगे बाहरी रूप रंग या नकली चेहरा या मुखौटा। ठीक है ना, आपका सी ऑप्शन लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट कथन है, इसको याद रखना, वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा याद रखना बोरिंग साहब ने दी थी। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व को समझाने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किन मनोवैज्ञानिकों ने किया था?
तो दो मनोवैज्ञानिक याद रखना आप लोग, एक तो आलपोर्ट थे और दूसरे थे आरबी केटल। और आरबी केटल ने जो व्यक्तित्व के बारे में बताया था, उन्होंने 16 पीएफ कारक प्रणाली जो दी थी, ठीक है ना। इन्होंने 16 जो कारक दिए थे, 16 जो फैक्टर बताए थे, उनमें एक फैक्टर बुद्धि भी आता है, एक फैक्टर बुद्धि भी बताया था, क्योंकि 16 शील गुणों की चर्चा की थी आरबी केटल ने, उनमें बुद्धि भी एक शील गुण बताया गया है, ठीक है। अब साइकोलॉजी में ढंग से पढ़ेंगे आगे चल के। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी एक मतलब खुद ही खुद में सोचने वाले, स्वयं अपने बारे में सोचने वाले। और बहिर्मुखी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है, तो याद रखना दो कारक इंपॉर्टेंट हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करने में, एक तो वंशक्रम और दूसरा है वातावरण। क्लियर। आगे बात करेंगे। संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें निम्नलिखित पक्षों का विकास होता है, यानी कि ऐसा व्यक्तित्व जिसके अंदर सभी पक्षों का विकास होता है, वो एक संगठित व्यक्तित्व कहलाता है। जैसे इसमें सामाजिक पक्ष होते हैं, मानसिक पक्ष होते हैं, संवेगात्मक पक्ष होते हैं, सभी का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, वो कहलाता है सुसंगठित व्यक्तित्व। संगठित व्यक्तित्व की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, तो वो होती है असामाजिकता का गुण। ये अगर पैदा हो जाता है तो वो संगठित व्यक्तित्व नहीं कहलाता। बाकी संगठित व्यक्तित्व की विशेषताओं में गतिशीलता होती है, संतोष, उच्च आकांक्षा और उद्देश्यपूर्णता होती है, समायोजन की शक्ति व्यक्ति में व्यक्तित्व विकसित होती है, लेकिन सामाजिकता विकसित होगी, असामाजिकता नहीं होगी, याद रखना। नेक्स्ट बात करेंगे। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संबंध जानता है कि वह क्या है तथा दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस शक्ति का नाम आपको याद रखना, उसका नाम है आत्मचेतना। क्या होगा, आत्मचेतना, राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखेंगे। तार्किक व नवीन विचारों के अर्थ को समझना क्या कहलाता है भाई, संज्ञानात्मक विकास कहलाता है, ठीक है। अगला है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा चारित्र्य विकास का प्रतीक है, तो याद रखना स्थायी भाव। ओके, अब बताएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है अपना, बालकों में सौंदर्य भूति विकसित करने का जो आधारभूत साधन है वो है हमारा प्रकृति अवलोकन। कौन सा है, प्रकृति अवलोकन। बालक के चारित्र्य विकास के स्तर कितने होते हैं, तो याद रखना 3 स्तर में बता रहा हूँ आपको, मूल प्रवर्त्यात्मक स्तर, पुरस्कार व दंड का स्तर और सामाजिकता का स्तर, यानी उपरोक्त सभी आपका डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। संकल्प शक्ति का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक जो अर्थ है वो कितने हैं, 3 है। संकल्प शक्ति के शाब्दिक अर्थ कितने हैं, 3। आगे हम चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक एरिक एरिक्सन साहब और आता है, भूमिका बनाम संशय। ये जो 5वीं अवस्था के अंदर आता है, भूमिका बनाम जो संशय जो अवस्था है, ये एरिक एरिक्सन के 5वीं अवस्था है। और याद रखना एरिक एरिक्सन साहब ने एक सिद्धांत दिया था जिसको बोलते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है ना। मनोसामाजिक सिद्धांत जो है ये दिया था एरिक एरिक्सन ने, और इन्होंने इस सिद्धांत के अंदर 8 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। और ये ऐसा सिद्धांत है पूरे मनोविज्ञान के अंदर जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। एक ऐसा सिद्धांत है जो पूरे जीवन पर्यंत चलता रहता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाला सिद्धांत, यानी जन्म मृत्युंजय, यानी कि मृत्यु तक चलने वाला जो सिद्धांत है वो है हमारा एरिक एरिक्सन का मनोलैंगिक सिद्धांत, ठीक है ना, मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा करते हैं आगे। सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि विधायकता से आप क्या समझते। अब यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे केवल। विधायकता का मतलब होता है भाई मूल प्रवृत्ति का संवेग रचना करने की भावना होती है, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। रचनात्मकता क्या है, तो किसी भी नवीन वस्तु की रचना करने की जो प्रवृत्ति होती है वो रचनात्मकता कहलाती है। क्लियर। अब यहां से प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा ज्यादातर, ठीक है ना। ईर्ष्या किसकी अनुक्रिया है, एक उदाहरण देकर के हम समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे, ईर्ष्या स्नेह के टूटने, कम होने अथवा उसके टूटने के भय के प्रति जो वास्तविक अनुक्रिया होती है। जैसे बच्चा यह समझने लगता है कि माता पिता की अभिरुचि एवं ध्यान अब उस पर कम किंतु अन्य भाई बहनों पर अधिक दिया जाता है, तो उसमें ईर्ष्या के संवेग की उत्पत्ति हो जाती है, मतलब उसके साथ भेदभाव जो किया जाता है। अब हम बात करेंगे, अगला कोई क्वेश्चन होगा आपका,
यहाँ पर आइए, संवेगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं प्राथमिक संवेग और दूसरे होते हैं आत्मचेतन संवेग। क्लियर? आत्मचेतन संवेग में विशेष तौर पर किसकी जरूरत होती है? तो याद रखना, विशेष तौर पर चेतना की जरूरत होती है। किसकी होती है? चेतन की या चेतना की। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा कि बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है। तो इस अवस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति बच्चे के स्वयं के कार्य के प्रति संतोष या दुख, आनंद आदि के रूप में व्यक्त किया जाता है। बच्चों में सामूहिकता का विकास होने के साथ साथ उसमें अपने मित्रों के साथ प्रेम द्वेष, प्रतिस्पर्धा, घृणा की भावना विकसित होने लगती है। साथ ही इस अवस्था में संवेगों में स्थायित्व भी आने लगता है, जिससे वे अपने भय और क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आप लोग स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव जीवन में संवेगों का क्या स्थान है, यानी संवेग जीवन में किस तरीके से महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग लगा ये स्टार। मानव जीवन में संवेगों का महत्वपूर्ण स्थान है। संवेगों का संतुलित विकास होने से बच्चे का सर्वांगीण विकास हो जाता है। संवेगों का अपना महत्व होता है, क्योंकि आयु वृद्धि एवं परिपक्वता के साथ संवेगों का संतुलित रूप विकसित होता है। यदि संवेगों का विकास असंतुलित रूप से होता है तो उसका विभिन्न विसंगतियां उत्पन्न हो जाती है उसके अंदर, और इससे व्यक्ति का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो प्रभावित हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, एक वंशक्रम और दूसरा वातावरण। व्यक्तित्व की अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए तो याद रखना, व्यक्तित्व आदतों की उन व्यवस्थाओं का समन्वय है जो वातावरण के साथ व्यक्ति के विशिष्ट अभियोजन का प्रतिनिधित्व करता है। क्या कहलाता है? व्यक्तित्व। क्लियर? अब आपको एक संगठित व्यक्तित्व की 4 विशेषताएं आपको याद रखनी है, सामाजिकता, गतिशीलता, समायोजन शक्ति और संकल्प शक्ति। ठीक है, और व्यक्ति के शील गुण किसे कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि वे शील गुण वे होते हैं जो व्यवहार को निश्चित करते हैं। वे शील गुण व्यक्ति में एक प्रकार से स्थायी हो जाते हैं, जैसे परोपकारिता, ईमानदारी, ठीक है ना, दया का भाव। तो ये सब क्या है? हमारे शील गुण है। अहिंसा हुई, ये सब शील गुण है। और आपको याद रखना, यहाँ पर वुडवर्थ ने शील गुण के 2 पक्ष भी बताए थे, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। और व्यक्तित्व के आयाम अगर पूछे जाए तो कितने हैं? व्यक्तित्व के 4 आयाम है, याद रखना। कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक आयाम। हो गया सब याद? इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिक्लेयर करते हैं। देखेंगे बालक के चरित्र विकास के स्तर कौन कौन से हैं। तो मैंने अभी आपको 4 बताए थे जस्ट ऊपर, मूल प्रवृत्ति, पुरस्कार दंड, सामाजिकता और आदर्श। और चरित्र के विकास को प्रभावित करने वाले कारक पूछे जाए तो पारिवारिक वातावरण, दंड में पुरस्कार, अनुशासन और विद्यालय का वातावरण। दैट इज दोनों प्रश्न 44-45 इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और ये मनोवैज्ञानिकों के नाम तो आप लोग जानते ही होंगे कि व्यवहारवादी सिद्धांत के 2 प्रतिपादक, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, कैरोल गिल्लिगन, ठीक है ना, और साथ ही साथ वॉटसन साहब भी हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आइए थोड़ा सा और बड़े प्रश्नों पर। यहाँ पर थोड़ा सा ये भी नहीं है ठीक ठाक। यहाँ पर आइए, अभिभावकों के लिए संवेगों का ज्ञान होना आवश्यक है, क्यों है? स्पष्ट कीजिए। तो देखेंगे सबसे पहले, अब हम संवेगों का यहाँ पर फायदा ही विशेषताओं की बात करेंगे कि अभिभावकों का संवेगों का ज्ञान होना जरूरी है, जिससे वे बच्चे के विकास को सरल बना सकें। संवेग से अभिभावक निम्न प्रकार के लाभ उठा सकता है। कौन कौन से? संवेगों का लाभ उठाकर वे बच्चों के जीवन को सरस बना सकता है। नवीन ज्ञान देने में उसे संवेगों में सहायता मिलती है। बच्चों को पढ़ने के प्रति उत्साहित कर सकते हैं। संवेगों के संतुलन विकास से स्थायी भावों का विकास होता है। अवांछित संवेगों को उचित दिशा में जोड़ा जा सकता है या मोड़ा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे संवेग क्या है। सबसे पहले तो इस प्रश्न को देखना है, स्पष्ट करना है, मूल प्रवृत्ति से इसका क्या संबंध है। इंपॉर्टेंट है ये। तो देखेंगे संवेग, सबसे पहले संवेग उद्दीपन के परिणाम स्वरूप होता है।
अब आपको ये प्रश्न उत्तर की बात करते हैं यहाँ पर। तो मूल प्रवृत्ति के बारे में हम आपको बता रहे थे कि संवेग उद्दीपन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। संवेग होता क्या है? संवेग उद्दीपन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है और इसका आधार मनोविज्ञान है। संवेग की उपस्थिति से शारीरिक क्रियाओं में व्यावहारिक परिवर्तन होते हैं। सामान्यतः कई लोग भावना एवं संवेग को एक ही मानते हैं या फिर भावना को ही साधारण शब्दावली में संवेग कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। सभी व्यक्तियों में भावनाएं मौजूद होती हैं और ये भावनाएं परिस्थिति विशेष में उद्दीपन हो जाती हैं। अर्थात संवेग के लिए परिस्थिति का होना अति आवश्यक है। दूसरी तरफ संवेगों का सीधा संबंध मूल प्रवृत्ति से भी है, क्योंकि मूल प्रवृत्ति व्यवहार का क्या होती है? आधार होती है। मूल प्रवृत्ति के साथ एक भावना जुड़ी होती है। चूँकि भावनाओं की उद्दीप्त अवस्था ही क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि संवेग मूल प्रवृत्तियों से सीधा ही जुड़ा होता है और मूल प्रवृत्ति तथा संवेग के जुड़ाव को समझने के लिए ही मैकडूगल के द्वारा यहाँ पर कुछ ये तालिका बनाई गई है, जिसको वर्णित किया गया है कि प्रत्येक संवेग का संबंध उसकी मूल प्रवृत्ति के साथ होता है। जैसे 14 आपको पता है कि 14 संवेग बताए, 14 उनकी मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। मैं आपको कुछ मूल प्रवृत्तियों के और संवेगों के बारे में यहाँ पर बताना चाहूँगा। इनको आप लोग थोड़ा सा याद कर लें और इनसे आपके बाहर नहीं जाएगा। वैसे 14 है ऐसे, तो याद रखना आपको। पलायन जो मूल प्रवृत्ति है उसका संबंध भय से होता है। भोजन प्राप्ति का संबंध भूख से होता है। सामूहिकता का संबंध एकांत से बचाव का भाव। जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से। पुत्र कामना का संबंध वात्सल्य से और आक्रामकता का संबंध क्रोध से और हास का संबंध मनोरंजन से। तो ये आपको याद रख लेनी है, यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाता है। अब आइए हम आपको एक प्रश्न और बताते हैं यहाँ पर कि विद्यार्थी शिक्षक को स्वयं के संवेगों को नियंत्रित करने के क्या क्या सुझाव दिए जाते हैं। तो वो सुझाव आपको याद रखना है कि अपनी मनोदशा को सही जानकारी में रखें, मूड को प्रभावित करने वाले कारकों को पहचानने व उनसे दूर रहें, अपनी सोच सदैव सकारात्मक रखें, अपनी भावना पर नियंत्रण रखें और कुशाग्रतापूर्वक अंतर्निहित ऊर्जा का उपयोग सृजनात्मक कार्यों में ही करें। स्वयं की अच्छी आदतों को जानें और उन्हें बढ़ावा देने का प्रयास करें। अब हम बात करते हैं जॉन बॉल्बी का जो लगाव सिद्धांत है, वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यानी लगाव से क्या आशय है, आप लगाव से क्या समझते हैं और ये क्यों आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जॉन बॉल्बी का सिद्धांत, एक प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा, 3 प्रश्न बनने वाले हैं। लगाव एक प्रकार का भावनात्मक संबंध है। हम किसी के साथ लगाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, भाव रखते हैं, तो एक भावनात्मक संबंध है जो 2 व्यक्तियों को आपस में बांधता है। यह संबंध समय और दूरी के बावजूद भी बना रहता है। आप लोग देखो, आपके रिश्तेदार कितने भी दूर रहें, लेकिन फिर भी उनके साथ आपका क्या है? लगाव। लगाव की भावना तब और ज़्यादा प्रबल हो जाती है जब अभिभावक शिशु की क्रियाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं, उसे सहज महसूस करवाते हैं। शिशु को उनकी आवश्यकता पड़ती है और खासकर तब वह बीमार हो या घायल हो या फिर कोई और परेशानी हो, तो ये फिर संवेगात्मक रूप किस में बदल जाता है? दुखी की स्थिति में बदल जाता है। तो ये आपको प्रश्न याद करने जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जॉन बॉल्बी के लगाव के सिद्धांत का उल्लेख। इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही प्रश्न, इनमें से आपको एक प्रश्न मिलेगा। एक तो लगाव से आप क्या समझते हैं, दूसरा जॉन बॉल्बी का लगाव का सिद्धांत 1958 में जॉन बॉल्बी के द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार बच्चों की व्यवहार शैली प्रारंभ के वर्षों में ही अद्भुत रूप से शुरू हो जाती है। यह शैली आनुवांशिकी से प्रभावित होती है, किंतु बच्चों के लालन पोषण से बच्चों में संवेगात्मक विकास का रूपांतरण हो जाता है। इन्हीं व्यावहारिक विशेषताओं के द्वारा बच्चों के संज्ञानात्मक एवं सामाजिक व्यवहार का निर्धारण का अनुमान लगाया जा सकता है। पारिवारिक देखभाल और बच्चों की व्यावहारिक शैली से उसके अधिकतम विकास में सहायता मिलती है, जिसके कारण बच्चे वातावरण के साथ समायोजन कर स्वयं को समस्या समाधान के प्रति तैयार करते हैं। तो ये अपना है जॉन बॉल्बी का लगाव का सिद्धांत। अब बात करते हैं इसके लगाव के घटक कौन कौन से हैं। लगाव सिद्धांत के घटक देखेंगे आप लोग। सुरक्षित संसार पहला घटक है, दूसरा है सुरक्षा का आधार, तीसरा है संबंधों की घनिष्ठता और चौथा है अलग होने का तनाव। तो इसके बारे में आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है अपना लगाव सिद्धांत की जो विशेषता है, तो ये आपको इसकी विशेषताओं को याद रख के जाना है। एक इम्पॉर्टेंट ये बनेगा सवाल अपना,
सुरक्षित लगाव मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया था, ठीक है ना। तो देखेंगे आप लोग इसकी विशेषताएं। सुरक्षित लगाव की बात करेंगे, जब बच्चे के साथ संरक्षक मौजूद होता है तो वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। संरक्षक के बच्चे के दूर हो जाने पर वह व्याकुल हो जाता है, व्याकुल होता है। इस प्रकार यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिशु अपने को तभी सुरक्षित महसूस करता है जब वे अपने बड़ों के संरक्षण में होते हैं। जब संरक्षक शिशु को अकेला छोड़कर चला जाता है तो शिशु क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें मध्यस्थ या उभयमुखी लगाव। लगाव के प्रकार हैं, यहाँ पर विशेषता हो रही है, ठीक है। और तीसरा है अपना उपेक्षित लगाव, और ये आपको 3 याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किशोर अवस्था संवेगात्मक विकास का तीव्र परिवर्तन कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना आप लोग। कॉलब्रुश की एक परिभाषा याद करिए, किशोर अवस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। परिवर्तन के साथ साथ विकास के अन्य रूप भी होते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें कि किशोर की शारीरिक शक्ति की उनके संवेगों पर स्पष्ट छाप होती है। उदाहरण के लिए सबल और स्वस्थ किशोरों में संवेगात्मक स्थिरता एवं निर्बल और अस्वस्थ किशोरों में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार यहाँ पर कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तथ्य दिए हैं, आप लोग याद रख सकते हो, आपसे परिभाषा पूछी भी जा सकती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा अपना कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व का आशय क्या है, या फिर व्यक्तित्व के संबंध में आत्म प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए, इसका मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। ये तीनों ही प्रश्न आपके बेस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि उत्तर आपका एक ही रहेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तित्व की। तो व्यक्तित्व जो शब्द है वो पर्सनालिटी शब्द का पर्यायवाची है। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा का या लैटिन शब्द एक पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भेष बदलने में काम आएगा, या फिर आपका मुखौटा या नकली चेहरा। वास्तव में व्यक्तित्व व्यक्ति के गुण, रूप और प्रवृत्ति और सामर्थ्य आदि का क्या होता है, संगठन होता है। वह व्यक्ति और पर्यावरण के परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। व्यक्तित्व उसके विशेष लक्षणों का योग मात्र नहीं होता, बल्कि उसका एक विशिष्ट संगठन है, और वह व्यक्ति के व्यवहार का एक समग्र गुण भी होता है। अब हम आत्म प्रत्यय का संबंध अगर हम व्यक्तित्व के साथ जोड़ें तो क्या होगा कि व्यक्ति के स्वयं की प्रतिधारणा, ठीक है, जो होती है या जो मत होता है उसको हम क्या बोलेंगे, आत्म प्रत्यय। खुद की जो धारणा है वो आत्म प्रत्यय कहलाती है। आत्म प्रत्यय व्यापक रूप से व्यक्ति के आत्मसम्मान, आत्म ज्ञान, आत्म प्रतिबिंब, आत्म परिचय को सम्मिलित करते हुए देखा गया है। इसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक गुण, योग्यताएं और व्यवहार कार्य को समग्र रूप से आत्म प्रत्यय कहा जाता है। बचपन में यह दूसरे सदस्यों द्वारा निर्मित की जाती है, लेकिन जैसे जैसे परिपक्वता बढ़ती है तो उसके अनुभवों और सीखने का दायरा भी बढ़ने लगता है, और वह आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होकर के अपनी छवि स्वयं निर्मित भी कर लेता है। तो ये आपको आत्म प्रत्यय के बारे में याद रखना। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट होता है। 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण और दूसरा होता है आत्म प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। अब हम देखेंगे, बात करेंगे यहाँ पर व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के बारे में। किसी व्यक्ति के संबंध में उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में अपना मत रखना क्या कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा अन्य किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जो गुण, योग्यता, शारीरिक बनावट आदि के बारे में जो छवि निर्मित की जाती है वो कहलाती है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट होता है इसके अंदर आत्म प्रत्यक्षीकरण की बात करें। आत्म प्रत्यय जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि व्यक्ति की स्वयं के प्रति धारणा क्या है, वे अपने बारे में गुण, योग्यता, व्यवहार, अभिवृत्ति आदि के संबंध में अपनी क्या धारणाएं रखता है, वो उसका कहलाएगा आत्म प्रत्यय। क्लियर। अब हम बात करते हैं, अगला है कि आत्म प्रत्यय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वो कारक आपको याद रखने हैं। कारकों की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे बालक के आत्म प्रत्यय का विकास अनेक कारकों पर निर्भर करता है। जैसे कौन कौन से हैं, परिपक्वता है, बौद्धिक योग्यताएं होती हैं, सीखने के अवसर होते हैं, बालक के परिवार का आर्थिक सामाजिक स्तर होता है, अनुभव और विशेष रूप से मूर्त अनुभव होते हैं, लिंग, आयु बढ़ने के साथ साथ एक कारक आत्म प्रत्यय को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है, सूचना प्रतिपूर्ति होती है, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक वातावरण आदि सब क्या है प्रभावित करने वाले कारक हैं आत्म प्रत्यय को। क्लियर। अब हम बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन आपका बढ़ेगा यहाँ पर, दृढ़ व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या होंगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखना। सबसे पहले
दृढ़ व्यक्तित्व को कोबासा के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दृढ़ व्यक्तित्व में 3 प्रकार की विशेषता होती हैं। कौन कौन सी? पहला है कमिटमेंट यानी संकल्प, दूसरा है चैलेंज यानी चुनौती, और तीसरा है नियंत्रण यानी कंट्रोल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संकल्प की। संकल्प का अर्थ है कमिटमेंट। आप जीवन में जो भी सार्थक उद्देश्य पाना चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए संकल्प करते हैं और हर हाल में उसे किसी भी तरीके से प्राप्त भी करना चाहते हैं। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने परिस्थिति में अपने लक्ष्यों को संकल्प करके पूरा किया होगा। तो ये हो गया अपना कमिटमेंट। दूसरा है चुनौती। चुनौती का मतलब चैलेंज लेने के सवाल, उसका प्रत्यक्षीकरण या उसके लिए एक ऐसी मनोस्थिति बनाए कि इसे परेशानी न होकर ऐसा अवसर जानिए जिसमें अपने सामर्थ्य को हम सिद्ध कर सकें। और तीसरा होता नियंत्रण। इसका अर्थ होता अपनी सफलता या सफलता के लिए हम स्वयं जिम्मेदार है, कोई बाह्य कारक नहीं होता। ठीक है भाई। आगे देखेंगे फ्राइड के आंतरिकरण की संज्ञा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्राइड ने आंतरिकरण की संज्ञा किसे दी है? तो ये आप लोग खुद पढ़ेंगे, आप लोग प्रश्न आप लोगों को बता दिया मैंने, इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे आगे, देखिए और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाँ जी, ये एरिक एरिक्सन की जो 5वीं अवस्था है हमारी, एरिक एरिक्सन साहब ने जो हमारा सिद्धांत दिया था मनोसामाजिक सिद्धांत, उसके अंदर 8 अवस्था बताई थी। उनमें से आपको 5वीं अवस्था के बारे में याद रखना एक तो, ठीक है ना। दूसरा है अपनी ये अवस्था कि आत्मीयता बनाम अकेलापन, ये जो अवस्था है इसके बारे में एरिक्सन के अनुसार प्यार क्या है, एक ये प्रश्न याद रखना है इसका। ठीक है, बाकी का तो ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं इस यूनिट के अंदर जो आपको आ सके। तो ये अपना ये है, देखेंगे आप लोग थोड़ा सा और आगे। एक प्रश्न और है जीन पियाजे से संबंधित, तो ये अपना कैरोल गिल्लिगन का है। कैरोल गिल्लिगन ने जेंडर और देखभाल के बारे में क्या कहा? तो कैरोल गिल्लिगन की आलोचना के अनुसार कॉलबर्ग के सिद्धांत लिंग भेद पर आधारित है। गिल्लिगन का कहना है कि कॉलबर्ग के सिद्धांत पुरुष रिवाजों पर आधारित है जो कि सिद्धांतों को आपसी संबंधों के ऊपर रखते हैं। वो मानते हैं कि व्यक्तित्व अपने नैतिक निर्णय स्वतंत्र रूप से लेते हैं। साथ ही कॉलबर्ग के दृष्टिकोण में नैतिकता न्याय पर आधारित है, परंतु गिल्लिगन का मानना है कि कॉलबर्ग ने अपने नैतिक सिद्धांतों में देखभाल के दृष्टिकोण को शामिल नहीं किया। उन्होंने आपसी संबंध, एक दूसरे की चिंता की भावना, एक दूसरे से जुड़ाव की भावना को अपनी नैतिकता में कोई स्थान नहीं दिया। तो ये प्रश्न आप लोग पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर अपना ये यूनिट फिनिश होता है। निबंधात्मक प्रश्नों को हमने उस मॉडल टेस्टों के अंदर बता दिया है। तो आप लोग सभी डाउनलोड कर लीजिए खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन को। और चलिए बात करते हैं अगले यूनिट के अंदर, यूनिट नंबर 6 की हम बात करेंगे अगले टॉपिक में। धन्यवाद।